सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में मिलती है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को हो गया और ये टॉपिक पहले से भी बहुत महत्वपूर्ण था और अब आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। उनसे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हैं, उनको आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपकी विविध प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। देश में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन, इनकी डेट याद रखनी पड़ेगी। 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हुआ और इनका जो जन्म था वो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था, तो ये भी याद रखना है। और जब इनकी डेथ हुई है तो ये 98 वर्ष के थे। 98 वर्ष की आयु इन्होंने जी है। और इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, एक सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि भारत 1960 के दशक में जब खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, हमें अमेरिका से अपने देश में खाद्यान्न की पूर्ति के लिए गेहूं मंगाने पड़ते थे, तो हरित क्रांति के जनक यानी एम एस स्वामीनाथन ने उस समय एक हरित क्रांति के प्रेरता के रूप में हमारे देश को हरित क्रांति के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सबल आयाम दिया, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ और साथ ही वह जब आयात की जगह जो खाद्यान्न है उसका निर्यात करने लगा था। तो इनको क्या क्या उपलब्धियां थी। 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। खाद्य पुरस्कार से इनको नवाजा गया था 1987 में। और 1989 में भारत की तरफ से पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और किया गया था 1967 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये सभी पुरस्कार आपके लिए पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। और 1972 में इन्हें जो पुरस्कार मिला था पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इनके अतिरिक्त और प्रश्न भी बनते हैं इसी टॉपिक पर, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, वह भी पूछे जा सकते हैं। इनके समकक्ष यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाएगा तो नाम था नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिका के थे। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से देश के थे। और हरित क्रांति जब देश में लाई गई या पूरे देश संसार में लाई गई, तो इसके लिए जो हमारे पर्यावरणविद थे उनकी चिंता थी कि हरित क्रांति आगे आने वाले समय में हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बारे में पूछा जा सकता है। और प्रश्न बनता है कि जो हरित क्रांति है उसका लाभ किसको अधिक मिला, किस क्षेत्र को अधिक मिला। तो हरित क्रांति का लाभ उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यदि फसलों के बारे में पूछा जाए कि कौन सी फसलों को ज़्यादा लाभ हुआ, तो जो फसलें थी गेहूं और धान को ज़्यादा लाभ हुआ। अब इसके प्रभाव क्या हुए? प्रभाव ये हुए कि हमारा जो भारत देश है वह खाद्यान्न की दृष्टि से प्रभाव देखें तो हरित क्रांति के खाद्यान्न की दृष्टि से भारत
आत्मनिर्भर हो गया। अब हमारे देश में उत्पादन बहुत अधिक होने लगा और इसके और भी दुष्परिणाम भी थे। दुष्परिणाम तो यही था कि इसका जो लाभ था सिर्फ उत्तर भारत के कुछ हिस्से को प्राप्त हुआ था, जिससे जो आर्थिक असमानता है वह आई। आर्थिक असमानता आई, देश में आर्थिक असमानता आई। दूसरा, इसमें बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशक, उर्वरक जो रासायनिक थे, इनके प्रयोग से हमारे जो खाद्यान्न थे उनकी गुणवत्ता में कमी आई। खाद्यान्नों की गुणवत्ता में कमी आई। और साथ में हमारी जो भूमि है, इस भूमि में भी जो उर्वरा शक्ति है या उपजाऊ शक्ति है वह कमज़ोर होगी, क्योंकि भूमि है उसमें अत्यधिक, क्योंकि ये जो बीज लाए गए उन बीजों में अधिक पानी की आवश्यकता थी और पानी की अधिक आवश्यकता होने से हमारी जो पृथ्वी है या जो उपजाऊ भूमि है उस उपजाऊ भूमि में लवणों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जो हमारे पर्यावरण विधि हैं उन्होंने चेतावनी दी है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ इसका लाभ हुआ, चेतावनी दी है कि आगे आने वाले समय में यहाँ की जो भूमि है उसमें लवणों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये जो भूमि है बिल्कुल बंजर हो जाएगी। यानी यहाँ से इस एरिया को एक आने वाले समय में यदि इसी गति से यहाँ पर कृषि होती रही, यानी अधिक मात्रा में पानी वाली फसलों का उत्पादन होता रहा, तो यहाँ पर लवणों की संख्या बढ़ जाएगी। और लवणों की संख्या बढ़ने से यहाँ की जो उपजाऊ शक्ति है कमज़ोर हो जाएगी। अब देखो कैसे होती है लवणों में। जो ये मान लीजिएगा हमारी एक पृथ्वी का भूखंड है और इस पृथ्वी के भूखंड पर हम इसके जो भौमजल है, इसके अंदर मान लीजिए भौमजल है, इस भौमजल का हम दोहन कर रहे हैं और ये भौमजल पृथ्वी पर हम लेके आते हैं ट्यूबवेल्स के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा। तो यहाँ से ये जो पानी आता है हमारी भूमि पर, ये पानी कुछ मात्रा में तो सूर्य की ऊष्मा से बाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ जाता है और कुछ पुनः हमारी पृथ्वी में ही चला जाता है। तो इसके साथ इसमें जो मिनरल्स होते हैं, इसमें जो लवण होते हैं, वो लवण यहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि बाष्पीकृत होकर वो नहीं जाते, ना नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर लवणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ पर जो भूमि है वो है भूमि क्या होती जा रही है, लवणीय होती जा रही है, जिससे इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह कमज़ोर हो सकती है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए छोटे से टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।